जी हाँ दोस्तों, प्लेन क्रैश में 270 मौतों पर नया खुलासा। जान करके चौंक जाएंगे आप, पैसा बना कारण। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर घटना के 2 दिनों के बाद में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें एक नया खुलासा सामने आया। एक तरफ जब जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर ही रही हैं और इसी बीच में आए हुए नए खुलासे ने किस तौर पर लोगों को चौंका दिया। क्या वाकई मोटा पैसा इस पूरे हादसे के पीछे का कारण बना है? आखिर क्या कुछ हो रहा था इस मोटे पैसे की लेन देन और इस पैसे से जुड़ा हुआ कौन सा कनेक्शन है, आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 का क्रैश होना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि बोइंग की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं, भारत में सुरक्षा मानकों की जांच की खामियों और मुनाफे की हवस का भी नतीजा है। 265 इंसानों की जिंदगियां जिस तरीके से खतरे में गईं और मौत के आगोश में सो गईं, बढ़ती हुई मौतों के आंकड़े लोगों को और डरा रहे हैं। अब देखते देखते राख में जिस तरीके से जिंदगियां कन्वर्ट हुई हैं, बदली हैं, इस पर जो बयान सामने आए हैं वो और ज्यादा हास्यास्पद लगते हैं, मजाकाखेज लगते हैं, चौंकाने वाले लगते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे नेता इतने असंवेदनशील हो सकते हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हादसे को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्या सचमुच हादसों का कोई जिम्मेदार नहीं होता है? क्या हादसों पर पहले देश में इस्तीफे नहीं हुए हैं? दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का बयान हादसों को ईश्वरीय इच्छा मानने जैसा लगता है, जबकि हादसे हमेशा सिस्टम की विफलता का नतीजा होते हैं। एक समय था जब ऐसे हादसों के बाद मंत्री इस्तीफा देते थे, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद में किया था, लेकिन आज जिम्मेदारी तय करने की बात कम होती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जांच शुरू होने की पुष्टि की, लेकिन सवाल यह कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? मंत्री जी तो खुद ही रेल बनवा रहे थे। दोस्तों, बोइंग 787 और हादसे के इतिहास की बात करें तो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर को साल 2011 में लॉन्च किया गया। यह ईंधन कुशल और 50% कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना हुआ अत्याधुनिक यानी कि अल्ट्रा मॉडर्न विमान। अहमदाबाद हादसा इस मॉडल का पहला घातक हादसा है, लेकिन इससे पहले कई तकनीकी समस्याएं सामने आती रही हैं। साल 2013 की बात बताऊं, जापान एयरलाइंस के 787 में बोस्टन हवाई अड्डे पर बैटरी में आग लग गई। इसी में उस महीने एक अन्य 787 को जापान में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने 787 की उड़ान पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया था। इंजन में बर्फ जमना, ईंधन रिसाव होना, फ्लैप खराबी जैसी शिकायतें दर्ज की गई। बोइंग के अन्य मॉडल, खास करके 737 मैक्स के हादसों ने कंपनी की साख को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 2018 की आपको बात बताऊं, लायन एयर फ्लाइट 610 इंडोनेशिया में क्रैश हो गया, 189 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 157 लोगों की मौत उसमें हुई। साल 2024 में अभी दक्षिण कोरिया में बोइंग विमान क्रैश हुआ, 180 लोगों की मौत हुई। साल 2024 में अलास्का एयरलाइंस के 737 मैक्स 9 का दरवाजा उड़ान में उड़ गया। सोचिए कौन सा मेंटेनेंस है, कैसा रखरखाव है, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे। 1978 में एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 मुंबई में अरब सागर में क्रैश हो गया, 95 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में मैंगलोर हादसा हुआ, बोइंग 737 रनवे से फिसल करके खाई में गिर गया। हादसे में 158 लोगों की जाने गई। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार बोइंग के विमान 6000 से ज्यादा दुर्घटनाओं में शामिल रहे, जिनमें 415 घातक थे, 9000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। बावजूद इसके कंपनियां किस तौर पर मेंटेनेंस में कटौती करती हैं। दोस्तों, विमान की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच के लिए अमेरिका में FAA और भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA जिम्मेदार हैं, लेकिन बोइंग के मामले में इन पर लापरवाही के आरोप लगे। 737 मैक्स हादसों के बाद FAA पर बोइंग के साथ में मिली भगत के आरोप लगे। जांच में यह पता चला कि FAA ने बोइंग को स्वप्रमाण की छूट दी थी, जिससे सुरक्षा जांच कमजोर हुई।
डीजीसीए के मुताबिक अहमदाबाद हादसे से पहले इस बोइंग 787-8 की आखिरी रखरखाव जांच कब हुई, ये साफ है ही नहीं है। क्या डीजीसीए ने एयर इंडिया के रखरखाव प्रोटोकॉल की पूरी जांच की थी? ये सवाल जांच का हिस्सा है। विमानन विशेषज्ञ जॉन एम कॉक्स के अनुसार अगर रखरखाव और गुणवत्ता जांच में चूक हुई तो यह हादसे का बड़ा कारण हो सकता है। हादसे की जांच में साफ होगा कि क्या भारत में सुरक्षा मानकों को लागू करने वाले तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। यकीनी तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, बोइंग की मुनाफा संस्कृति की बात करें, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ पैसे पर फोकस करना, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल देना, जमीन और आसमान के बीच में। मुनाफा संस्कृति इस समय एक कारण शक्ल में सामने आ रही है। इस बोइंग की स्थापना विलियम ई बोइंग ने 15 जुलाई 1916 में की। इसका नाम उसी के नाम पर पड़ा जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिनका नाम था विलियम ई बोइंग। 15 जुलाई 1916 में इसकी सिएटल वॉशिंगटन में की थी। शुरुआत में इसका नाम पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी था, जिसे 1917 में बोइंग एयरप्लेन कंपनी बनाया गया। कंपनी ने प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य विमान बनाए और बाद में वाणिज्यिक विमान में कदम रखा। शुरू में बोइंग इंजीनियरिंग और अनुसंधान पर जोर देती थी। इसकी साख बेदाग थी, लेकिन 1997 में मैकडॉनल्ड डगलस के साथ में विलियम ने बोइंग की कार्य संस्कृति को बदल दिया। विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुनाफे पर जोर, लागत कटौती, शेयर धारक मूल्य बढ़ाने पर ध्यान बढ़ा, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसी तरीके से इसके संस्कृति में बदलाव एक कारण है। इंजीनियरिंग के बजाय मैनेजरों का दबाव बढ़ा। उत्पादन दबाव भी एक खास कारण माना गया। दोस्तों, तेज डिलीवरी की मांग ने गुणवत्ता जांच को कमजोर किया। 737 मैक्स MCS सिस्टम को जल्दबाजी में लागू किया गया और लागत बचाने के लिए पायलटों को अपर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया। बात करें इसके आउटसोर्सिंग की, तो इससे सस्ते उत्पादन के लिए कई हिस्सों का निर्माण आउटसोर्स किया गया, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर हुआ। माना जा रहा है कि इन बदलाव ने बोइंग की साख को ठेस पहुंचाई। मगर सबसे बड़ी बात, बोइंग के पूर्व इंजीनियरों ने कंपनी की प्रथाओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2024 में दावा किया गया कि 787 के निर्माण में शॉर्टकट अपनाए गए, जिससे विमान की संरचना कमजोर हो सकती है। इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जिसने सवाल उठाए दोस्तों, उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया। बोइंग के एक अन्य विसल ब्लोअर ने 777 और 787 में दोषपूर्ण पुर्जों और सुरक्षा जांच की अनदेखी के आरोप लगाए। 2024 में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे आत्महत्या बताया गया। उनके परिवार समर्थकों ने इसे संदिग्ध माना और बोइंग पर सवाल उठाए। हालांकि बोइंग ने इन आरोपों से किनारा किया, लेकिन बानेट की मौत ने कंपनी की पारदर्शिता पर सवाल कर दी। हालांकि इन बोइंग को उठने वाले सवालों के कारण कई सरकारों ने प्रतिबंध भी लगाया, फिर भी इसे ठीक नहीं किया जा सका। साल 2013 में FAA ने 787 की बैटरी समस्याओं के कारण उड़ानों पर रोक लगाई। साल 2019 में 737 मैक्स हादसों के बाद में FAA, यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और भारत ने 20 महीने के लिए उड़ानों को रोका। साल 2024 में FAA ने बोइंग के उत्पादन विस्तार पर सीमित प्रतिबंध लगाए, क्योंकि कंपनी सुरक्षा ऑडिट में विफल रही। दोस्तों, अहमदाबाद हादसा केवल एक त्रासदी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। बोइंग की मुनाफे की हवस ने इसकी कार्य संस्कृति को बदल दिया, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित हुई। FAA और DGCA जैसी एजेंसियों की चूक ने हादसों की परिस्थितियां गढ़ी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है। भारत सरकार और DGCA को रखरखाव और जांच प्रक्रियाओं को सख्त करना होगा। बोइंग को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होगी, ताकि वो अपनी साख बचा सके दोस्तों। मगर क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा होता हुआ कतई नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस किस्म के सवाल उठते आ रहे थे, उन पर सरकार जवाबदेही को समझते हुए, अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए इस पर सख्ती बरतती। और उस पर हद ये कि इस हादसे के बाद में भी किस तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वहां पर पहुंचते हैं, बाकायदा कैमरे लगवा करके रील बनाते हैं, म्यूजिक लगवा करके उसे अपलोड करते हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती? खुद मोदी साहब पहुंचते हैं, 8-8 कैमरे लगे हुए हैं, अलग अलग एंगल से। शर्म नहीं आती? अमित शाह बयान देते हैं, यह एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते।
अरे साहब, एक्सीडेंट किसी न किसी कारण होते हैं। वो कारण अगर किसी की गैर जिम्मेदाराना रवैये और लापरवाही की वजह से है तो बिल्कुल जवाबदेही और जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा देना होता है। कहते हैं ना, कप्तान को ताली भी तो गाली भी होती है। तो फिर ऐसे में पुलवामा भूल जाइए, पहलगाम भूल जाइए, कोई जांच अब तक सामने नहीं आई। आपने तो पाकिस्तान के आईएसआई को पठानकोट में आतंकी हमले की जांच के लिए बुला लिया, और अब इस 270 लोगों की मौतों के बाद में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। यानी कि मिला जुला करके सिर्फ पैसा पैसा और पैसे की मोटी कमाई के कारण सारी चीजों को अनदेखी किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं शायद आगे कुछ बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया।